अब से ठीक 18 घंटे के बाद प्रधानमंत्री मोदी यूपी के महोबा और झांसी में होंगे। मोदी 6,250 करोड़ रुपए के डेवलपमेंट प्रोजेक्ट्स को लॉन्च करेंगे। इंडियन आर्म्ड फोर्सेस को नए हथियारों का तोहफा देंगे। एक तरह से कहें तो कल उत्तर प्रदेश में मोदी डेवलपमेंट की भी बात करेंगे और 2022 के लिए अपने सारे विरोधियों को पॉलिटिकल मैसेज भी देंगे। मगर झांसी विजिट से ठीक पहले आज मोदी ने एक नहीं कई ब्रेकिंग न्यूज दी हैं। देश का पैसा लूटकर विदेश में बैठे भगोड़ों को सख्त संदेश दिया है। इंडिया का फ्यूचर कैसा होगा इसका एक नया रोड मैप दिया है। मोदी के मैसेज का कैसा ग्लोबल रिएक्शन हुआ, विदेशों में बैठे हिंदुस्तानियों ने मोदी की गारंटी को कितने नंबर दिए, समझिए इस रिपोर्ट से। मैं आपके साथ हूं। मेरा वीडियो क्लिपिंग अपने पास रखिए, मेरे शब्द लिख करके रखिए। मैं आपके साथ हूं, आपके पास हूं, आपके लिए हूं। सुबह 9 बजे पूरी दुनिया को और दोपहर 12 बजे ऑल ओवर इंडिया को मोदी आज फुल फॉर्म में थे। दिल्ली से लेकर ऑस्ट्रेलिया तक फ्यूचर वाला मैसेज डायरेक्ट डिलीवर कर रहे थे। सिडनी डायलॉग में मोदी ने वर्ल्ड एज वन फैमिली का मंत्र दिया तो दिल्ली में इंडिया के फ्यूचर का विजन सेट किया। ये छलांग लगाने के लिए जमीन मजबूत है, टारगेट तय है, बस चल पड़ना है। और मैंने लाल किले से कहा था, 15 अगस्त को कहा था, यही समय है, सही समय है। मोदी ऐसा कहते हैं तभी तो इंडिया के बाउंस बैक वाले लेख छपते हैं। प्रधानमंत्री की बातों पर भरोसा दिखता है तभी तो खबर आती है कि जनवरी 2022 तक भारत की अर्थव्यवस्था पटरी पर लौट आएगी। मोदी आज की सोचते हैं, कल की बात करते हैं, तभी तो इंडिया के बाहर ऑस्ट्रेलिया और दुनिया के कोने कोने में बैठे हिंदुस्तानी भारत में इन्वेस्ट करते हैं। और मोदी खुलकर बिना किसी झिझक के ये कहते हैं, छलांग लगाने का मौका है ही है, जमीन तैयार है दोस्तों। और सबसे बड़ी बात जिसकी मैं बार बार कह चुका हूं, बैंक वालों को 50 बार कह चुका हूं, मैं आपके साथ हूं। देश हित में सत्य निष्ठा से किए हुए किसी भी काम के लिए आप मेरे शब्द लिख करके रखिए। जैसे ये मेरा वीडियो क्लिपिंग अपने पास रखिए। मैं आपके साथ हूं, आपके पास हूं, आपके लिए हूं। अगर ऐसी कोई कठिनाई आती है तो मैं दीवार बन करके खड़े रहने के लिए तैयार हूं। आमतौर पर ऐसे सरकारी कार्यक्रम काफी बोरिंग होते हैं, मगर जब ऐसे इवेंट्स में मोदी हो तो बोरिंग नहीं, थ्रिलिंग बातें सुनने को मिलती हैं। दिल्ली में हुए सेमिनार में आज मोदी की बॉडी लैंग्वेज जरा हट के थी। प्रधानमंत्री सख्त भी थे, नरम भी थे। मोदी ने इशारे भी किए, घोटालेबाजों को सुधर जाने के इशारे भी दिए। प्रधानमंत्री का पहला बड़ा इशारा उन लोगों के लिए था जो देश का पैसा लेकर बैंकों को लूटकर विदेश भाग गए। ऐसे घोटालेबाजों को मोदी ने क्लियर मैसेज दे दिया है, या तो सुधर जाओ नहीं तो सुधार दिए जाओ। लेकिन ये सोच बनी हुई थी, बैंक हमारी ही है, बैंक में जो है वो भी हमारा ही है, वहां रहे या मेरे यहां रहे क्या फर्क पड़ता है। और जो चाहा वो मांगा, जो मांगा वो मिला। और बाद में पता नहीं था कि 2014 में देश निर्णय कुछ और कर देगा। सारी स्थितियां साफ हो गई। साथियों, जो ये पैसे वापस लेने वाला हमारी कोशिश है, नीतियों का भी आधार लिया है, कानून का भी आधार लिया है, डिप्लोमेटिक चैनल का भी उपयोग किया है। और मैसेज भी बहुत साफ है कि यही एक रास्ता है, लौट आइए। और ये प्रक्रिया आज भी चल रही है। मोदी ने जैसे ही ये कहा, वर्ल्ड वाइड हेडलाइंस छपनी शुरू हो गई। विदेशों में बैठे हर भगोड़ों के पास मैसेज डिलीवर हो गया।
इस वक्त भी मोदी सरकार विदेशों में देश के करोड़ों रुपए लूट कर बैठे 14 इकोनॉमिक ऑफेंडर्स को इंडिया लाने के मिशन में जुटी हुई है। इनमें विजय माल्या, नीरव मोदी, मेहुल चौकसी जैसे नाम शामिल हैं और मोदी का यह मिशन तब तक नहीं रुकेगा जब तक कि ये सारे इंडिया की जेलों तक नहीं पहुंच जाते। हमारे देश में जब बैंकों से कोई उठा के भाग जाता है तो चर्चा बहुत होती है, लेकिन कोई दम वाली सरकार वापस लाती है तो इस देश में कोई चर्चा नहीं करता है। पहले की सरकारों के समय जो लाखों करोड़ रुपए फंसाए गए थे, उनमें से 5 लाख करोड़ रुपए से अधिक की रिकवरी की जा चुकी है। हो सकता है आप उस लेवल के लोग बैठे हैं, आपको 5 लाख करोड़ बहुत बड़ा नहीं लगता होगा, क्योंकि जिस प्रकार से एक सोच बनी हुई थी, यहां बैठे हुए उन लोगों की नहीं होगी, ऐसा मुझे पूरा पक्का विश्वास है। 2014 के पहले की जितनी भी परेशानियां थी, जितनी भी चुनौतियां थी, हमने एक एक करके उनके समाधान के रास्ते तलाशे हैं। मोदी हर बार कोई ना कोई इनोवेटिव आइडिया लेकर आते हैं और जब आइडिया अच्छी तरह इंप्लीमेंट होता है तो उसका रिजल्ट इंडिया के फेवर में आता है। असर देश के भीतर भी होता है और देश के बाहर मौजूद हिंदुस्तानी भी उसे पॉजिटिव वे में लेते हैं। इसे अगर एक एग्जाम्पल से समझना हो तो आपको द ग्लोबल इंडियन पल्स के लेटेस्ट सर्वे के आंकड़े देखने होंगे। इस सर्वे के लिए 18 अगस्त से 13 सितंबर 2021 के दरमियान 9 अलग अलग देशों में मौजूद 4152 ग्लोबल इंडियंस की राय ली गई। कुछ सवाल पूछे गए और रिजल्ट चौंकाने वाले हैं। 61% ग्लोबल इंडियंस भविष्य में भारत आकर रहना चाहते हैं। 80% लोग ऐसे हैं जो भारत में किसी न किसी तरह का इन्वेस्टमेंट कर रहे हैं। 59% ग्लोबल इंडियंस अगले 3 सालों में भारत में अपनी इन्वेस्टमेंट बढ़ाने में दिलचस्पी रखते हैं। भारत में इन्वेस्टमेंट करने वाले 36% ग्लोबल इंडियंस ऐसे हैं जो भारत में हो रहे पॉजिटिव चेंजेस को प्रमोट करना चाहते हैं। ऐसे रिएक्शंस क्यों आ रहे हैं, यह समझने के लिए ज्यादा माथापच्ची करने की जरूरत नहीं है, क्योंकि देश के भीतर और देश के बाहर रहने वाले हिंदुस्तानियों को यही लगता है कि यह इंडिया का टाइम है और भारत में इन्वेस्ट करने का इससे अच्छा मौका नहीं मिलेगा। इस सोच में बदलाव लाने वाले शख्स का नाम नरेंद्र मोदी है, जिन्होंने देश के भीतर और देश के बाहर जाकर इंडिया को प्रमोट किया और बार बार यही कहा, यही समय है, सही समय है। मैं जब से यहां आया हूं, जो कुछ भी सुना उसमें विश्वास ही विश्वास नजर आ रहा है। किसी भी देश की विकास यात्रा में एक ऐसा समय आता है जब वो देश नई छलांग के लिए नए संकल्प लेता है और फिर पूरे राष्ट्र की शक्ति उन संकल्पों को प्राप्त करने में जुट जाती है। द ग्लोबल इंडियन पल्स के रिसर्च में एक इंटरेस्टिंग बात यह भी पता चली कि हर 10 में से 7 ग्लोबल इंडियन यानी करीब 70% लोगों का मानना है कि भारत से कनेक्टेड रहने की वजह से वो उस देश में काफी खुश रहते हैं जहां वो रह रहे हैं। 77% ग्लोबल इंडियंस इंडिया के लिए स्ट्रॉन्ग कनेक्शन फील करते हैं और 80% ग्लोबल इंडियंस भारत की कामयाबी में इंटरेस्टेड हैं। 46% ग्लोबल इंडियंस भारत की सभ्यता को मिस करते हैं। इसे आप वर्ल्ड स्टेज पर मोदी की इंडिया फर्स्ट वाली नीति का नतीजा भी कह सकते हैं। मोदी समय के साथ चलते हैं। बदलते वक्त के साथ साथ इंडिया को डिजिटल प्लेटफॉर्म पर लाकर ई गवर्नेंस से इजी गवर्नेंस का मंत्र देते हैं। 7 साल में यह बदलाव हुआ है। मोदी ने हर बार खोलकर कहा है, आज भी कहा है। पहले क्या स्थिति थी? क्लाइंट आते थे, फिर हम एक टोकन देते थे, फिर वो नोटे लेके आता था, 4 बार गिनते थे, यूं यूं करते रहते थे, फिर दूसरा भी गिन करके वेरीफाई करता था, फिर सही नोट है गलत नोट है उसमें दिमाग खपाते थे। यानी एक क्लाइंट 20 मिनट 25 मिनट आधे घंटे से बड़ी मुश्किल से जाता था। आज मशीन काम कर रहा है, नोट भी मशीन गिन रहा है, सारे काम मशीन कर रहे हैं।
तो वहां तो आपको टेक्नोलॉजी का बड़ा मजा आता है, लेकिन आप अभी भी हम डिजिटल ट्रांजैक्शन इस विषय को किस बात के लिए संकोच करते मैं समझ नहीं पा रहा हूं। मोदी ने हिंट दे दिया है, ये तो सिर्फ झांकी है, अभी पूरी पिक्चर बाकी है। आगे और भी बड़े बदलाव हो सकते हैं। डिजिटलाइजेशन पर एक बड़ा काम चल रहा है। साथियों, एक और विषय है जिसमें अगर हम देर करेंगे तो हम पीछे रह जाएंगे, और वो है फिनटेक। भारत के लोगों की हर नई चीज को एडॉप्ट करने की जो ताकत है ना, वो अद्भुत है जी। आज आपने देखा होगा कि फ्रूट बेचने वाले, सब्जी बेचने क्यूआर कोड लगा करके बैठते हैं और कहते हैं यहां पैसे दो। मंदिरों में भी डोनेशन वाले क्यूआर कोड लगा दीजिए, चलेगा। मतलब कि फिनटेक की तरफ एक वातावरण बना है। हम डिजिटल ट्रांजैक्शन इस विषय को किस बात के लिए संकोच करते मैं समझ नहीं पा रहा हूं जी। नफा या घाटा, उसी के तराजू से इस मिशन को मत सोचिए दोस्तों। ये जो छलांग लगाने का कालखंड है ना, उसमें फिनटेक भी एक बहुत बड़ी पटरी है, जिस पटरी से गाड़ी दौड़ने वाली है। रिपोर्ट्स के मुताबिक अगले साल तक आरबीआई डिजिटल करेंसी लॉन्च कर सकता है। पायलट प्रोजेक्ट पर काम जारी है। डिजिटल करेंसी से 4 बड़े फायदे हैं। कम खर्चीली है, ज्यादा तेजी से ट्रांजैक्शन। इसके मुकाबले करेंसी नोट्स का प्रिंटिंग खर्च और लेन देन की लागत ज्यादा है। डिजिटल करेंसी से फाइनेंशियल इंक्लूजन भी होगा। भ्रष्टाचार पर भी रोक लगेगी, क्योंकि डिजिटल करेंसी पर सरकार की नजर रहेगी। यानी जिस तरह 2014 में मोदी के जनधन अकाउंट वाले मेगा प्रोजेक्ट ने इंडिया की तकदीर बदल दी, अगले साल डिजिटल करेंसी भी मील का पत्थर साबित हो सकती है। डायरेक्ट नहीं, आज प्रधानमंत्री ने इसका हिंट तो दे ही दिया है। जो बड़े बड़े उद्योगपतियों के साथ ही बैठने की आदत बन चुके थे वो लोग, जब देश के सामने एक लक्ष्य रखा कि हमें जनधन अकाउंट खोलना है, मैं आज गर्व के साथ सभी बैंकों का उल्लेख करना चाहूंगा, सभी बैंकों के हर छोटे मोटे मुलाजिम का उल्लेख करना चाहूंगा, जिन्होंने इस सपने को साकार किया और जनधन अकाउंट फाइनेंशियल इंक्लूजन की दुनिया में दुनिया के सामने एक बेहतरीन उदाहरण बन गया। ये आप ही के तो पुरुषार्थ से हुआ है। और मैं मानता हूं कि प्रधानमंत्री जनधन जो मिशन निकला, वो बीज बोया था तो 2014 में, लेकिन आज इस कठिन से कठिन कालखंड में दुनिया डगमगाई, भारत का गरीब टिका रहा, क्योंकि जनधन अकाउंट की ताकत थी। जिन बैंक के कर्मचारियों ने जनधन अकाउंट खोलने के लिए मेहनत की है, गरीब की झोपड़ी में जाता था बैंक का बाबू, कोट पैंट टाई पहने हुए व्यक्ति गरीब के घर के सामने खड़े रहते थे। कोई काम, कोई पुरुषार्थ कभी भी बेकार नहीं जाता है जी। एक सच्ची सोच के साथ सत्य निष्ठा से किया हुआ काम, एक कालखंड आता है जब परिणाम देता है, और जनधन अकाउंट कितना बड़ा परिणाम देता है हम देख रहे हैं। एक लाइन में कहें तो मोदी इंडिया के फ्यूचर में इन्वेस्ट कर रहे हैं, उसके लिए नॉन स्टॉप काम कर रहे हैं। प्रधानमंत्री ने 7 साल में जो मजबूत जमीन तैयार की है, अब उस जमीन से आसमान में ऊंची छलांग लगाने की बारी है। और हर रास्ते में आने वाली हर अड़चन के लिए, हर कठिनाई के लिए मोदी का एक ही मैसेज है, वो दीवार बनकर खड़े रहने को तैयार है। यूपी में कल एक और बड़े शो में प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी इंडिया की डिफेंस पावर को दिखाने जा रहे हैं। प्रधानमंत्री देश में बने लाइट कॉम्बैट हेलीकॉप्टर को सेना को सौंपेंगे। लेकिन इससे एक दिन पहले यानी आज LAC पर भारत ने कुछ ऐसा किया है जिस पर चीन की बराबर नजर है। लद्दाख में आज रक्षा मंत्री राजनाथ सिंह LAC पर गए और उनके इस दौरे से चीन के जख्म हरे हो गए। देखिए पूरी रिपोर्ट।
रक्षा मंत्री की इस लोकेशन को समझेंगे तो एलएसी पर चीन को भारत के लेटेस्ट मैसेज डिकोड कर लेंगे। ये जगह पूर्वी लद्दाख के चुशूल के पास एलएसी से बहुत ही करीब है। भारत माता की जय, भारत माता की जय, भारत माता की जय। चाइनीज सेना दूरबीन लगाकर इस रेजांग ला मेमोरियल को साफ साफ देख सकती है। रेजांग ला मेमोरियल क्या है, ये समझने से पहले इस जगह को सैटेलाइट इमेज के जरिए समझिए। ये चुशूल में रेजांगला है। यहाँ वो मोल्डो पॉइंट है जो एलएसी के दूसरी तरफ है। यहीं भारत और चाइनीज आर्मी के कमांडर्स की बैठक होती है। इन दोनों जगहों के बीच करीब 6 किलोमीटर का फासला है। यहीं रेजांगला पर रक्षा मंत्री आए हैं। यहाँ चुशूल की हवाई पट्टी भी है। इस पूरी इमेज से भारत और चीन की सेना के बीच की दूरी समझी जा सकती है। रेजांगला में लहरा रहे इस तिरंगे के पीछे देखिए, ये वो हिस्सा है जिसे स्पांगुर गैप कहते हैं। यहीं के आसपास भारत ने चुशूल की चोटियों पर सेना तैनात कर दी थी, जिससे चीन बेचैन हो गया था। बाद में दोनों सेनाओं के बीच सेना पीछे करने पर समझौता हुआ और पेंगोंग के दोनों छोर पर तनाव कम हुआ। 1962 के युद्ध में यही रेजांगला के मैदान में इंडियन आर्मी के 114 फौजियों ने चीन की करीब 2000 फौज का सामना किया था और 18 घंटे तक आखिरी दम तक लड़ते रहे। वो 18 नवंबर का दिन था। और अब उस जंग की 59 साल पूरा होने पर यहाँ रक्षा मंत्री आए। भारत में आर्मी का पूरा टॉप ब्रास भी यहाँ मौजूद है। दुनिया की कोई ताकत भारत की तरफ आंख उठाकर भी देखेगी तो उसका मुंहतोड़ जवाब देने के लिए किसी के अंदर है तो हम भारतवासियों के अंदर है। हमें अपने सेना के जवानों पर फक्र है, अपने सेना के जवानों पर पूरा भरोसा है। भारत का चरित्र रहा है कि हम लोगों ने दुनिया के किसी देश पर न तो कभी आक्रमण किया है और न दुनिया के किसी देश की 1 इंच जमीन पर हमने कभी कब्जा किया। लेकिन यदि कुछ हुआ होगा तो हुआ होगा, लेकिन भारत अब कमजोर भारत नहीं है। भारत भी अब ताकतवर भारत बन चुका है। चीन को इस नए मैसेज का एक्सटेंशन यहां से करीब 900 किलोमीटर दक्षिण में उत्तर प्रदेश के झांसी में दिया जा रहा है। झांसी में एक नया हेलीकॉप्टर वायुसेना में शामिल होने के लिए तैयार है। यह है LCH यानी लाइट कॉम्बैट हेलीकॉप्टर, जो सेना के नवंबर वाले एजेंडे में इस वक्त टॉप पर है। LCH यानी लाइट कॉम्बैट हेलीकॉप्टर का धमाका देखिए, इसकी फायर पावर देखिए। यह भारत की सबसे लेटेस्ट फ्लाइंग फाइटिंग मशीन है जो प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी सेना को सौंपेंगे। पूर्वांचल एक्सप्रेस वे पर इमरजेंसी एयर स्ट्रिप के बाद एयरफोर्स का नया फोर्स मल्टीप्लायर है। शुरू में 15 लाइट कॉम्बैट हेलीकॉप्टर खरीदे जाएंगे, 10 एयरफोर्स के लिए और 5 आर्मी के लिए। सेना में ऐसे 160 से ज्यादा अटैक हेलीकॉप्टर की जरूरत है। LCH कहां बना है, कैसे तैयार किया गया है, यह सेना की जरूरत को कैसे पूरी करेगा, इस रिपोर्ट में सब कुछ है। आपको बेंगलुरु के पास उस HAL प्लांट में भी ले जाएंगे जहां LCH तैयार हुआ है। उससे पहले इसकी कुछ खासियत जान लीजिए। LCH सियाचिन जैसी ऊंचाई पर भी आराम से ऑपरेट कर सकता है। चीन या पाकिस्तान के पास इस ऊंचाई पर ऑपरेट करने वाले अटैक हेलीकॉप्टर नहीं है। LCH में 70 मिलीमीटर के रॉकेट दागने के लिए पॉड लगा है। इसके अलावा एंटी टैंक गाइडेड मिसाइल और एयर टू एयर मिसाइल भी लगाई जा सकती है। आगे नाक के नीचे 20 मिलीमीटर की एक गन भी लगी है। बेंगलुरु में इसका प्रोडक्शन जारी है। हमारे रिपोर्टर मनीष प्रसाद LCH में बैठकर इसका जायजा ले चुके हैं। अब यह हेलीकॉप्टर सेना में शामिल होने जा रहा है। हम इस समय लाइट कॉम्बैट हेलीकॉप्टर को आपको अंदर से दिखाने जा रहे हैं। दरअसल ये बताना जरूरी है कि हाई ऑल्टीट्यूड वॉरफेयर के लिए लाइट कॉम्बैट हेलीकॉप्टर एक गेम चेंजर के तौर पर है। इस समय भारतीय सेना और वायुसेना के पास Mi-35 और अपाचे अटैक हेलीकॉप्टर्स है, लेकिन अब लाइट कॉम्बैट हेलीकॉप्टर जिसका हाल ही में लद्दाख के हाई ऑल्टीट्यूड एरियाज में फॉरवर्ड लोकेशंस तक ट्रायल किया गया है, इसके वेपन सिस्टम को मॉनिटर किया गया है और उसके बाद अब ये पूरी तरीके से तैयार है भारतीय सेना और वायुसेना के बेड़े में शामिल होने के लिए। हम आपको लाइट कॉम्बैट हेलीकॉप्टर के अंदर की तस्वीर दिखा रहे हैं। जिस सीट पे मैं बैठा हूं, ये दरअसल वेपन सिस्टम कंट्रोलर के तौर पर मैं इस समय लाइट कॉम्बैट हेलीकॉप्टर को फ्लाई कर रहा हूं और ठीक मेरे साथ
पायलट हैं जो कि पूरी तरीके से कंट्रोल करेंगे। दरअसल ये बताना जरूरी है कि लाइट कॉम्बैट हेलीकॉप्टर इस समय भारतीय वायुसेना और सेना के लिए गेम चेंजर के तौर पर देखा जा रहा है और इसीलिए आत्मनिर्भर भारत के तौर पर इसको HAL के द्वारा भारतीय वायुसेना और भारतीय सेना ने फॉरवर्ड लोकेशंस पर ट्रायल के तौर पर लाइन ऑफ एक्चुअल कंट्रोल के बेहद करीब जाकर इसे पूरी तरह से टेस्ट किया है। भारत LCH को रेगिस्तान में परख चुका है। ये अटैक हेलीकॉप्टर लद्दाख में तैनात किया जा चुका है। 2 लाइट कॉम्बैट हेलीकॉप्टर तो अगस्त 2020 में ही लद्दाख में तैनात कर दिए गए थे। ये डिप्लॉयमेंट के दौरान टेस्टिंग का तरीका भी है जिसमें इसे युद्ध के हालात में और बेहतर तरीके से परखा जा सके। लद्दाख की ऊंची चोटियों पर यह हेलीकॉप्टर कैसे काम आएगा अब वो देखिए। सियाचिन के पहाड़ों की ऊंचाई 6000 मीटर से भी ऊंची है और इस ऊंचाई पर यह हेलीकॉप्टर उड़ सकता है। इस वक्त देपसांग में भारत और चीन के बीच तनाव बना हुआ है। लद्दाख के देपसांग में चीन की फौज की मौजूदगी भारत के फॉरवर्ड बेस दौलत बेग ओल्दी के लिए। नक्शे पर देखिए, देपसांग के पूर्व में दौलत बेग ओल्दी फॉरवर्ड बेस है और उसके पूर्व में है सियाचिन ग्लेशियर जहां भारत के करीब 5000 सैनिक तैनात हैं और यहां से भारत चीन पाकिस्तान के कराकोरम हाईवे पर नजर रख सकता है। अगर DBO और उसके आगे सियाचिन पर चीन और पाकिस्तान की नीयत खराब होती है तो ये LCH उनको काउंटर कर पाएंगे। ये 6500 मीटर की ऊंचाई पर ऑपरेट कर सकता है। 270 किलोमीटर प्रति घंटे की अधिकतम रफ्तार है। इसकी एंटी टैंक मिसाइल नाग का हेलीकॉप्टर वर्जन लाने की तैयारी हो रही है। इसमें काफी सेंसर्स हैं, जितने भी सेंसर रिक्वायरमेंट हो सकती है पायलट की टू डिलीवर द वेपन लोड वो हमने सब लगा दिए हैं। चाहे इलेक्ट्रो ऑप्टिकल पॉड हो या फिर मतलब IR पॉड में जिसमें कैमरा है और IR सेंसर है और लेजर डिजिग्नेटर है। फॉर एग्जांपल अगर लेजर बीम राइडर मिसाइल है कोई एंटी टैंक या एंटी ग्राउंड, इस लेजर डेजिग्नेटर से हम उसको डेजिग्नेट करके वी कैन फायर द मिसाइल विद हार्डली एनी इंटीग्रेशन रिक्वायर्ड। ये DRDO के वो एंटी टैंक गाइडेड मिसाइल सिस्टम है जो कि इस समय लाइट कॉम्बैट हेलीकॉप्टर में भी लगाया जाएगा और यही प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी भारतीय वायुसेना को सौंपने वाले हैं। साथ में हेलेना, नाग और मैन पोर्टेबल ATGM। रेंज क्या है, इफेक्टिवनेस क्या है और अभी किस स्टेज पर है? क्या लाइट कॉम्बैट हेलीकॉप्टर में हेलिना को इंट्रोड्यूस किया जा चुका है, उसकी कैपेबिलिटी और इन्हांस हो चुकी है? इससे पहले हमारे पास नाग था, 3rd जनरेशन एंटी टैंक गाइडेड मिसाइल थ्रू नामिका व्हीकल से करते थे। अभी उसको हम लोग ने प्लेटफॉर्म बदल दिया है हेलीकॉप्टर से। अभी हेलिना लॉन्च हो सकेगी फ्रॉम ALH से लॉन्च होगा अप टू 7 किलोमीटर्स रेंज भी बढ़ गया अभी 4 किलोमीटर से 7 किलोमीटर तक। और इसमें एक टैंडम वॉरहेड होता है, वो 800 mm का आर्मर व्हीकल को भी पियर्स करके अंदर फुल डैमेज कर सकता है। LCH उन 101 हथियारों की कैटेगरी में शामिल है जिन्हें अगले 5 साल तक विदेश से खरीदने पर बैन लगा हुआ है। बेंगलुरु में LCH का प्लांट देखेंगे तो पता चलेगा कि HAL के इंजीनियर इसके एक एक पीस को बहुत सावधानी से तैयार करते हैं ताकि फ्लाइट सेफ्टी में कोई कसर न रह जाए। यहाँ इस प्लांट में LCH के अलावा कई हेलीकॉप्टर हैं। ये सभी देश में तैयार किए गए हैं, वायुसेना के लिए, आर्मी के लिए और नौसेना के लिए भी। LCH को ड्राइंग बोर्ड से लेकर सेना में शामिल होने में 15 साल का वक्त लगा है। 2006 में LCH प्रोजेक्ट की शुरुआत हुई। 2010 में LCH की पहली उड़ान हुई। 2021 में सेना को LCH मिल रहा है। 2004 में ये डिसीजन हुआ एंड आफ्टर दैट हम लोगों ने 2006 में हमें CCA सैंक्शन मिली और जिसके कारण हम लोगों ने डिजाइन एंड डेवलपमेंट स्टार्ट किया। अब इस डिजाइन एंड डेवलपमेंट के बाद दिस इज द ओनली हेलीकॉप्टर प्रोबब्ली इन द वर्ल्ड जो कि एट द हाइट ऑफ 4.7 किलोमीटर 4700 मोर देन 15,000 फीट उस जगह में ये हेलीकॉप्टर वहां पे होवर कर सकता है, लैंड कर सकता है, टेक ऑफ कर सकता है। भारत के पास अभी 3 और तरह के अटैक हेलीकॉप्टर हैं, जैसे Mi-35 जो रिटायर होने वाला है, दूसरा है ध्रुव का अटैक वर्जन रुद्र और तीसरा है लेटेस्ट अमेरिका से खरीदा गया अपाचे। अभी वायुसेना के पास 22 अपाचे हेलीकॉप्टर हैं। ऐसे में देखिए अपाचे और LCH में क्या अंतर है। करीब 6 टन का LCH 268 किलोमीटर प्रति घंटे की रफ्तार से उड़ सकता है। अपाचे की रफ्तार 280 किलोमीटर है। LCH की रेंज 550 किलोमीटर है। अपाचे की रेंज 475 किलोमीटर है। LCH का वजन करीब 6 टन है, जबकि अपाचे 10 टन का है। LCH और अपाचे दोनों सियाचिन जितनी ऊंचाई तक उड़ सकते हैं, यानी 6000 मीटर से ज्यादा।
लाइट कॉम्बैट हेलीकॉप्टर में देश में तैयार किए गए शक्ति इंजन लगे हुए हैं जो 1000 किलोवाट की ताकत पैदा करते हैं, यानी वो करीब करीब 25 छोटी कारों की ताकत देते हैं। ये कॉम्बैट ऑपरेशन के लिए बहुत जल्दी तैयार किया जा सकता है। बेंगलुरु में इस वक्त HAL के जो टेस्ट पायलट इसे उड़ा रहे हैं उन्हें हजारों घंटों का तजुर्बा है। LCH को हर मायने में परखने के लिए उन्होंने इसे इसकी कैपेसिटी के आखिरी पॉइंट तक आजमाया है। इसका हमने ऑप्टिमम वेट उस हिसाब से 6 टन के करीब रखा हुआ है, 5.8 to 6 टन पे। एंड वी हैव सीन दैट इट कैन ऑपरेट इन एनी प्लेस, एनी बॉर्डर रिक्वायर्ड एरिया ऑफ आवर कंट्री। भारतीय सेनाओं को करीब 1000 हेलीकॉप्टर की जरूरत है और इस मामले में भारत पूरी तरह आत्मनिर्भर बनता आ रहा है। आज छोटे हेलीकॉप्टर बनाए जा रहे हैं, अगले कुछ सालों में ज्यादा बड़े हेलीकॉप्टर बनाए जाएंगे जो ज्यादा सैनिकों को ले जा सकेंगे। हम लोगों ने 5.5 टन कर लिया ALH, 5.8 टन कॉम्बैट हेलीकॉप्टर कर लिया, 3 टन यूटिलिटी हेलीकॉप्टर कर लिया है। अब आत्मनिर्भर में हमारा अगला कदम जो है वो 13 टन हेलीकॉप्टर है एट द रेंज ऑफ 12 to 13 टन IMRH। हम लोग उसके तरफ आगे बढ़ रहे हैं। हमारा करीब 20 से 25 एयरक्राफ्ट तो आराम से बना सकते हैं। इनफैक्ट जो हमारा तुमकुर में एक प्लांट आ रहा है उसके साथ हमारा टोटल ऑल टाइप्स ऑफ हेलीकॉप्टर्स पुट टुगेदर हमारा करीब 80 से 90 हेलीकॉप्टर पर ईयर बनाने का प्लान है। तो उसमें LCH प्रोडक्शन कैपेबिलिटी और कैपेसिटी में कोई प्रॉब्लम नहीं होगा। ऑर्डर प्लेसमेंट टाइम से होना चाहिए ताकि हम इसको कंटिन्यूटी में इस 15 के ऑर्डर के बाद इसको कंटिन्यूएशन में बना सके। वहीं अब ड्रोन्स पर फोकस किया जा रहा है। देखिए वो ड्रोन जिसे प्रधानमंत्री सेना को सौंपेंगे। ये है स्विच ड्रोन जिसका लद्दाख से लेकर राजस्थान के रेगिस्तान में ट्रायल किया जा चुका है। लद्दाख में LAC के आसपास इसकी कामयाब टेस्टिंग के बाद सेना ने इसे खरीदा है। ये आत्मनिर्भर भारत का वो प्रतीक है जिसे प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी अब भारतीय सेना को कल सौंपने वाले हैं। यह है स्विच UAV। कुल मिलाके 16,000 फीट की हाइट तक ये फ्लाई कर सकता है। 1.5 घंटे तक इसका एंड्योरेंस है और हर मौसम में ये काफी कारगर है। करीबन 3 साल तक लाइन ऑफ एक्चुअल कंट्रोल पर इसका पूरी तरह से ट्रायल चला। मौसम जहां तापमान -40 डिग्री था वहां पर भी स्विच UAV को पूरी तरह से टेस्ट किया गया और इसी ट्रायल के बाद अब भारतीय सेना का यह हिस्सा बनने जा रहा है। कुल मिलाके 240 की संख्या में, जिसमें 250 करोड़ का ये लगभग प्रोजेक्ट है। ये प्रोडक्ट अब प्रोडक्शन में है और अपने समय के अनुसार डिलीवर भी हो रहा है। उसकी कैपेबिलिटीज 4500 मीटर की ऊंचाई पे भी 2 घंटे की उड़ान, 15 किलोमीटर का डिस्टेंस, इसमें जूम कैपेबिलिटीज भी हैं। इस स्विच ड्रोन से चाइनीज घुसपैठ का पता लगाया जा सकता है। LAC पर उसकी मूवमेंट पर नजर रखी जा सकती है। LOC पर भी इसका इस्तेमाल हो सकता है। हम आपको यह भी बता दें कि हाई ऑल्टीट्यूड यानी लाइन ऑफ एक्चुअल कंट्रोल के 3488 किलोमीटर के पूरे इलाके में अलग अलग जगहों पर इसका स्नोफॉल, साथ में बारिश, ठंड, गर्मी, हर जगह इसकी टेस्टिंग की गई है और फिर उसके बाद इसको अब भारतीय सेना का हिस्सा बनाया जा रहा है। यही नहीं बल्कि भारतीय सेना का जो आने वाला प्रोजेक्ट है उसके तहत करीबन 600 और UAVs भारतीय सेना को जल्द मिलेंगे जो कि लाइन ऑफ एक्चुअल कंट्रोल के अलावा बाकी इलाकों के लिए भी होंगे। ये ड्रोन है जो कि इंडियन आर्मी का है, जो कि आपको यहाँ से 30 किलोमीटर वेट है इसका, जिसको ऊपर 20 किलोमीटर एरिया तक ये कवर करता है। 20 किलोमीटर तक एरिया का जो भी है जो कि इसको अपना कैचिंग पूरा कर लेता है। जहाँ भी कुछ होगा तो ये है बहुत ही इंडियन आर्मी के लिए बहुत ही सक्सेस और अच्छा है। ड्रोन जैसे टैक्टिकल वेपन सिस्टम सेना की जरूरत है और इसके बिना अब किसी जंग के बारे में सोचना भी बड़ी गलती कहा जाएगा। फिलहाल सेना को ऑलराउंड मॉडर्नाइजेशन की जरूरत है और LCH जैसे प्लेटफॉर्म को शामिल करना इसी का हिस्सा है। एनसीपी नेता नवाब मलिक आज फिर मीडिया के सामने आए। कुछ दिनों के ब्रेक के बाद आए, लेकिन सबूतों के साथ आए। उनके पास समीर वानखेड़े के प्राइमरी स्कूल का लीविंग सर्टिफिकेट था जिसमें समीर वानखेड़े का धर्म मुसलमान लिखा हुआ था और नाम के साथ लिखा था समीर दाऊद वानखेड़े। नवाब मलिक ने कहा कि समीर वानखेड़े हिंदू नहीं है, जो बात वो लगातार कहते आ रहे हैं। कह रहे हैं कि वो बचपन से ही मुसलमान है। वानखेड़े ने फर्जीवाड़ा किया है। उन्होंने अब ये सारे सबूत कोर्ट में जमा कर दिए हैं। वहीं आज कोर्ट में समीर वानखेड़े के पिता और वकील ने नवाब मलिक के सबूतों पर सवाल खड़े किए। अदालत ने दोनों की बात सुन ली है और अब फैसला 22 तारीख की शाम को आ जाएगा। लेकिन आज दिन भर समीर वानखेड़े के धर्म को लेकर क्या क्या हलचल हुई उसकी पूरी रिपोर्ट हमने तैयार की है।
समीर वानखेड़े का धर्म क्या है? समीर वानखेड़े हिंदू हैं या मुसलमान? किसका दावा असली, किसका दावा नकली? ये वो सवाल हैं जो पिछले 45 दिनों से महाराष्ट्र की सबसे बड़ी मिस्ट्री बने हुए हैं। महाराष्ट्र सरकार के एक मंत्री जी तो बकायदा 24/7 इसी काम में जुटे हैं। समीर वानखेड़े जाली नोट के भी खिलाड़ी हैं और जाली कागजात कैसे बनाए जाते हैं, करारे करारे कागज सामने रख रहे हैं। लेकिन जिस दिन पैदा होकर सर्टिफिकेट निकाला था वो सामने रखना चाहिए था। फर्जीवाड़ा है, छुपाने की कोशिश की जा रही है। आज नवाब मलिक नया बम लेकर आए, दो सबूत लेकर आए थे और फिर पुख्ता दावा किया, समीर वानखेड़े हिंदू नहीं मुसलमान है। नवाब मलिक ने बताया समीर वानखेड़े का धर्म क्या है, उसका पूरा पता यहाँ लिखा है। नवाब मलिक ने समीर वानखेड़े के 2 लिविंग सर्टिफिकेट ट्वीट किए। एक 35 साल पुराना दादर के सेंट पॉल स्कूल का साल 1985 का है और दूसरा 31 साल पुराना 1989 सेंट जोसेफ हाई स्कूल वडाला का है। ये तब का सर्टिफिकेट है जब समीर वानखेड़े प्राइमरी सेक्शन में पढ़ते थे। उनका दावा है कि जब सर्टिफिकेट के नाम वाले कॉलम में जाएंगे समीर वानखेड़े का मुस्लिम नाम समीर दाऊद वानखेड़े लिखा है और धर्म वाले कॉलम में धर्म मुस्लिम। समीर वानखेड़े के पिता के नाम और उनके धर्म को लेकर जारी विवाद थमने का नाम नहीं ले रहा है। आज इस पूरे विवाद में 2 नए सर्टिफिकेट सामने आए। इस वक्त हम हैं मुंबई के वडाला स्थित सेंट जोसेफ हाई स्कूल के बाहर। समीर वानखेड़े की प्राथमिक शिक्षा इसी स्कूल में हुई थी। नवाब मलिक ने इस स्कूल का एक लिविंग सर्टिफिकेट जारी करते हुए दावा किया कि इस सर्टिफिकेट के मुताबिक समीर वानखेड़े का पूरा नाम समीर दाऊद वानखेड़े है और इसी सर्टिफिकेट में जहां पर धर्म का कॉलम है वहां पर लिखा गया है मुस्लिम। इसी हाई स्कूल में 1986 में समीर वानखेड़े ने एडमिशन लिया था। इससे पहले वडाला के सेंट जोसेफ स्कूल में वानखेड़े के पिता ने उनका एडमिशन करवाया था और वहां से ट्रांसफर होने के बाद 1986 में वो यहाँ पर आए थे और जो प्राइमरी उनकी पढ़ाई है वो इसी स्कूल में पूरी हुई थी। और आज जो सर्टिफिकेट इसकी जारी किया है ट्वीट करके नवाब मलिक ने, वो हम आपको दिखाना चाहते हैं। इसमें समीर का जो नाम है समीर दाऊद वानखेड़े लिखा हुआ है, साथ में उनका जो धर्म है वो मुस्लिम लिखा हुआ है। यही लगातार दावा कर रहे हैं नवाब मलिक की जो समीर वानखेड़े हैं उनका धर्म मुस्लिम है। उन्होंने सरकारी नौकरी पाने के लिए अपने को दलित घोषित किया, उसका जाली जो सर्टिफिकेट है वो बनवाया। नवाब मलिक ने आज ये सबूत अदालत में एफिडेविट के जरिए पेश भी कर दिए। दावा किया कि एक सबूत पक्के हैं। समीर वानखेड़े का बचना अब मुश्किल है। हमने और चीजों को गहराई से देखी। महानगर पालिका के सारे रिकॉर्ड हमने निकाले। जो इंटरपोलेशन का शब्द आ रहा था उसके भी सारे सबूत हमने जुटाए और हमने इनके स्कूल के दाखिले से लेकर लिविंग सर्टिफिकेट तक सारे कागजात हमने उपलब्ध कराए। हाई कोर्ट के माननीय जज साहब के सामने कागज को रखा गया। हाई कोर्ट के ऑर्डर से ये कहा गया कि जो पिटिशनर है उसे भी आप सर्व कर दो। सारे कागजात हमने उन्हें सर्व किए हैं। तभी महानगर पालिका के जो भी स्कैन आर्काइव है उसमें सेव है। हमने सारे कागजात वहां से निकाले। कब टेम्पर किया गया, कैसे बदला गया, आज मैं उस पर बात नहीं करूंगा, कोर्ट में मामला है। अगर नवाब मलिक का दावा सही है तो समीर वानखेड़े के लिए मुसीबत बड़ी हो सकती है, लेकिन अगर नवाब मलिक का दावा गलत साबित हुआ तो उनके लिए डिफेमेशन केस से बच पाना मुश्किल हो जाएगा, क्योंकि यहाँ पर नवाब मलिक के लिए ये पॉलिटिकल इंटरेस्ट से ज्यादा पर्सनल इंटरेस्ट की बात है। नवाब मलिक ने जो सर्टिफिकेट जारी किए हैं उसको भी हालांकि समीर वानखेड़े ने गलत नहीं बताया है।
लेकिन समीर वानखेड़े ने एक और सर्टिफिकेट जारी करके सेंट जोसेफ स्कूल का ये कहा है कि वो महार जाति के हैं। अब सवाल यह है कि सही कौन है और गलत कौन है। इस पूरे मामले की जब हमने पड़ताल की तो एक नया ही ट्विस्ट इसमें सामने आया। समीर वानखेड़े ने नवाब मलिक के लिविंग सर्टिफिकेट से इनकार नहीं किया है। उनकी तरफ से कहा गया है कि मां मुस्लिम थी, उन्होंने एडमिशन कराया था और उन्होंने ही धर्म मुस्लिम कराया होगा। उस वक्त वो खुद नाबालिग थे। ऐसे में डॉक्यूमेंट्स में उनकी कोई भूमिका कैसे हो सकती है। दूसरी बात उन्होंने ये कही कि जिस वक्त के ये सर्टिफिकेट है उस वक्त वो नाबालिग थे। उनकी मां ने स्कूल में एडमिशन करवाया था और उसके बाद जब उनके पिता को इस बात की जानकारी मिली तो उनके पिता ने गैजेटेड तरीके से तमाम सारे डॉक्यूमेंट्स को सही कराया और उसके बाद गैजेटेड तरीके से कराए गए डॉक्यूमेंट के तहत वो मुस्लिम से हिंदू रिलीजन में आ जाते हैं और साथ साथ में उनकी जाति भी बदल जाती है। जाहिर बात है कि इन गैजेटेड डॉक्यूमेंट के आधार पर ही उनके आगे के दस्तावेज बनाए गए जो कि कानूनन सही है। तो इसमें नवाब मलिक को आखिर खामी कहां दिखाई दे रही है। अपनी बात को साबित करने के लिए ज्ञानदेव वानखेड़े की तरफ से कई डॉक्यूमेंट जमा कराए गए, जिसमें ज्ञानदेव वानखेड़े ने महार जाति का वो सर्टिफिकेट भी जमा कराया। दावा है कि ये सर्टिफिकेट उसी वक्त का है जब सेंट जोसेफ से प्राइमरी सेक्शन वाला लिविंग सर्टिफिकेट निकाला गया था, जिसमें समीर वानखेड़े का धर्म मुसलमान लिखा था। लेकिन वानखेड़े पक्ष का कहना है कि वो मुसलमान कभी थे ही नहीं। इसे साबित करने के लिए उसी सेंट जोसेफ स्कूल का दूसरा लिविंग सर्टिफिकेट वानखेड़े परिवार लेकर आया, जिसमें समीर वानखेड़े को महार जाति का बताया गया है। इंडिया टीवी हर वक्त हर जगह डाउनलोड करने के लिए सर्च करें इंडिया टीवी न्यूज़ गूगल प्ले स्टोर या ऐप स्टोर पर।